गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11 बज रहे हैं। आप सभी लोगों का मैं श्रीनिवास पांडे स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारा केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट छठा है। आप सभी लोगों को पता है कल पांचवा हुआ है, लेकिन यार रिस्पांस इसमें सही नहीं आ रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों का भी कुछ दायित्व तो बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। कहीं ना कहीं अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो मुझे कुछ तो इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए, है ना। कि अब 150 लोग देखते हैं, 200 लोग लाइव आते हैं, मजा नहीं आता यार। कम से कम 300, 350, 400 लोग लाइव रहें कम से कम, है ना, तब जा करके एक मजा आता है। और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना खराब पढ़ाता हूं कि लोग बिखरे हुए हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है कि क्लास चल रही। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता लग पाता है कि क्लास चल रही कि नहीं चल रही। 11 बजे मैंने आप लोग को बोला है मेरी क्लास आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है बात। चलिए तो अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं यार जल्दी से, और सब लोग जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, ठीक है। मेरी क्लास लाइव नहीं चल पा रही है क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं, ठीक है, मेरा एग्जाम लगा हुआ है, तो इस वजह से जो है यह रिकॉर्डेड क्लास है। अब ये मत पूछना काहे का एग्जाम है, वो सब जाने दो। बस आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, जितना मिल रहा है उतना बस समेटते चलो, लेते चलो, ग्रहण करते चलो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं जरा हम तो मैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में जवाब दिया जा रहा है, आप परेशान मत होइएगा। आपका जो भी जेन्युइन प्रश्न होगा आपको उसका उत्तर वहीं कमेंट सेक्शन में मिल रहा है, मेरे ही नाम से, श्रीनिवास पांडे के नाम से। आप जो भी पूछेंगे आप सबको सारी चीजें मिल रही हैं। यूपी टेट और सुपर टेट की क्लासेस रनिंग पर हैं, चल रही हैं, तो आप लोग जो लोग एनरोल नहीं कर पाए हैं वो लोग कर लें जल्दी जल्दी। नंबर ये आप लोगों के सामने है 7007734525, ये नंबर है। कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ये हमारे ऑफिस का ही नंबर है, ठीक है। चलिए आइए, पहले दो सवाल आपके स्क्रीन पर, पहले दो सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है मेरे भैया कि फार्मिक अम्ल का क्या सूत्र है और कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या है, ठीक है। ये सब चीजें फैक्चुअल है, इनके पीछे जाना कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना इसके लिए जरूरी नहीं है। और आप अब इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि वही चीजें मैं बार बार जो पिछला बोल चुका हूं वही चीजें रिपीट करूं, वो सही बात नहीं है। आपको वो चीजें याद रहनी चाहिए, क्योंकि अब सवाल भले चेंज किया हो लेकिन अब उन चीजों को एक्सप्लेन मैं क्या करूं जिसको मैं 10 बार बोल चुका हूं, है ना। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि सही जवाब दें, और जहां मुझे लगेगा कि समझाना है बहुत ज्यादा वहां मैं जरूर समझा रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिन चीजों को मैं सैकड़ों बार समझा चुका हूं उनके ऊपर बार बार वो करना वो सही चीज नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करिए, फार्मिक अम्ल का क्या सूत्र है और कैल्शियम कार्बाइड का क्या सूत्र है। कमेंट सेक्शन आपके सामने है, जल्दी से अपना हाथ उठाइए, उंगलियां उठाइए और आंसर टाइप करिए जल्दी। देखिए जो पहला सवाल आपको दिख रहा है भैया, जो पहला सवाल आपने दिख रहा है, पहला सवाल का है फार्मिक अम्ल का सूत्र पूछा है। आपको पता है चींटियों वगैरह को काटने पर यह निकलता है, चींटियों के पास रहता है, तो इसका जो है सूत्र HCOOH है, ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन बी में रखा हुआ है यह क्या है, यह एसिटिक अम्ल है, सिरका है, विनेगर है। विनेगर का सूत्र लिखा है CH3COOH, ठीक है। और कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड का मेरे भैया सूत्र होता है CaC2, ठीक है। CaC2 यह किसका सूत्र है, कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र है। कैल्शियम कार्बाइड को कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी का अगर कैल्शियम कार्बाइड का ही पानी के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या होगा, एसिटिलीन नामक गैस बनती है, जिसका इस्तेमाल फलों को पकाने के लिए भी किया जाता है और वेल्डिंग के प्रोसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां दो धातुओं को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पहला लिखा हुआ ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है जो कि कीटाणुनाशी वगैरह या चीजों को साफ सुथरा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कपड़ों की सफाई में भी कहीं जो रंग वंग अगर बहुत ज्यादा छुटाना है तो यह इसका इस्तेमाल किया जाता है। डी कलरिंग एजेंट की तरह से कलर ही उड़ा देता है ब्लीचिंग पाउडर। और HCl आपको पता है क्या है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो आपके आमाशय में भी पाया जाता है, और वो इतना वहां पर तीव्र होता है कि उसका pH मान तकरीबन 1.5 से 1.5 के बीच में रहता है, इतना घातक रहता है, ठीक है। और ये पता नहीं कौन सा केमिकल लिखा, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा दिया था ताकि आप भ्रमित रहो, लेकिन इसका जो आंसर है कैल्शियम कार्बाइड का CaC2। नेक्स्ट दो सवाल यार आपके स्क्रीन पर, ठीक है ना। नेक्स्ट दो सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्लियर।
जरा जल्दी से आंसर करिए, जल्दी आंसर करिए। तो कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे घातक होती हैं? यूवीए, यूवीबी, यूवीसी या यूवीडी? और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। मैं पराबैंगनी किरणों के बारे में जो ये 3 टाइप की हैं यूवीए, बी, सी, इनके बारे में आपसे ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आप इसका सही आंसर करें, फिर मैं इसके बारे में और बात करूंगा। न्यूट्रॉन का भैया ये तो बता ही लेना इसका द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए आप लोग, तुरंत, देरी मत लगाइए, है ना। तो याद रखिए पराबैंगनी किरणें जो होती हैं अल्ट्रावायलेट, वो 3 तरीके की होती हैं, आपको पता है। अल्ट्रावायलेट किरणें यूवीए, बी, सी। जो सबसे लाभदायक होती है वो यूवीए होती है, जिससे विटामिन डी मिल पाता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं। यूवीबी तकरीबन ज्यादातर वापस कर दी जाती है वायुमंडल से ही, ठीक है, ओजोन परत से वापस कर दी जाती है, और यह इतनी खतरनाक भी नहीं होती, इतनी चली भी आई तो कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं करेगी। लेकिन यूवीसी बड़ी खतरनाक होती है, यह जीवाणुनाशी टाइप होती है, ठीक है। यह क्या काम करती है, इसके पास इतनी पावर रहती है कि यह छोटे माइक्रो बैक्टीरिया उसको मार देती है, जो कि हमारे काम आते हैं, जैसे खेती वगैरह में जो काम आ जाते हैं उनको खत्म करने लगती है, तो उर्वरकता कहीं ना कहीं मिट्टी की कम होने लगती है। और इसी अल्ट्रावायलेट सी का इस्तेमाल UVRO आपने जो सुना होगा, जो पानी शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर अलग से एक UVC को जनरेट करने के लिए मशीन लगाई जाती है, जो कि अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन निकालती है, और वह क्या काम करती है, पानी में मौजूद जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो को आपको हानि पहुंचा सकते हैं, उनको यह मार देती है। तो यह इसमें कौन सी सबसे घातक होती है, यह UVC होती है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मेरे भैया जितने लोग साइंस पढ़ रहे हो ये तो मत गलत करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.675 × 10⁻27 kg, और यह होता है न्यूट्रॉन का। और इसी के बहुत क्लोज लगभग इतना ही रहता है आपका प्रोटॉन का। और जो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 9.1 × 10⁻31 kg, यह होता है आपका किसका, यह होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यह होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। बात चलें आगे हम लोग, चलिए आप देखिए 1 मोल की बात की गई है, तो 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, आपने मोल सुना होगा केमिस्ट्री की भाषा में, तो 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं आपसे पूछा गया है। और M शेल जो होता है आपको पता है, इस तरह से जो शेल्स होते हैं KLMN, इस तरह करते करते इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे M वाली शेल में, ठीक है ना। M वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये 2 सवाल आपके सामने हैं, जल्दी आइए आंसर करिए। कुछ फैक्चुअल चीजें रहती हैं जो कि हमें याद रहनी चाहिए, उसके पीछे बहुत ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे काम इतना आने वाला नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जरा देखिए 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं मेरे भैया, जल्दी आंसर करें सब लोग। तो बहुत लोगों के सही आंसर आ रहे होंगे, 6.023 × 10⁻23, ये इतने परमाणु होते हैं 1 मोल में। 1 मोल में कितने एटम्स होंगे आपके, 6.023 × 10⁻23 एटम्स ये होंगे आपके 1 मोल में। याद रखिएगा, ये फैक्चुअल चीज है, आपको ये याद रखनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2n² से भरे जाते हैं, तो KLMN इस तरह से चलते जाएंगे, तो K के लिए n का मान 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और इसके लिए 4, ठीक है। तो इस तरह से हमको M देखना है, तो M के लिए n का मान कितना है, 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर, ये आएगा 18। तो कितने भरे जाएंगे M शेल में, 18 भरे जाएंगे, इसका आंसर 3rd हो जाएगा। जितने लोग 18 आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, 18 हो जाएगा। और उसी तरह अगर आपसे K पूछे तो K के लिए n का मान 1, तो K के लिए आएगा 2, L के लिए बात करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो कितने भरे जाएंगे L में, 8, तो 2, 8, 18 इस तरह से करते हुए आगे भरते चले जाएंगे। तो 2n² याद रखिएगा, यही आपके काम आना है, ठीक है। नेक्स्ट 2 सवाल आपके स्क्रीन पर, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसको मास नंबर भी कहा जाता है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है यह बताएं, ठीक है। और इनमें से कौन उपधातु है, मेटालॉइड है, ठीक है, मेटालॉइड। मेटालॉइड्स का मतलब होता है जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और
इंसुलेटर्स के बीच में आ जाती है, मेटल नॉन मेटल के बीच में, धातु अधातु के बीच में जो आ जाते हैं उनको आप मेटलॉइड्स कह सकते हैं, उपधातु कह सकते हैं। ठीक है, कि मतलब वो कहीं ना कहीं मेटल के भी गुण रखते हैं और कुछ हद तक नॉन मेटल के भी गुण रखते हैं, यह बात की गई, उसी को उपधातु। तो इनमें से कौन उपधातु है यह पूछा गया है। और ऊपर वाले सवाल 7वें में आपसे यह पूछा गया है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिला करके उसको पूरा द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मिला दें तब जाकर के हमारा क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को मिला दें तब द्रव्यमान संख्या होती है, या ये सभी जो है द्रव्यमान संख्या को दर्शाते हैं। इसका उत्तर करना है। तो बहुत ध्यान से, गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही 3 चीजें लिखी हुई हैं, लोग डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जरा इसका आंसर करिए, आपके सामने सवाल दिख रही है। ठीक है, जल्दी आंसर करिए आप। तो देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको कहते हैं मास नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है आपका, परमाणु संख्या जो होती है, एटॉमिक नंबर वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, नंबर ऑफ बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों की संख्या बराबर रहती है। ठीक है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर दी जा रही है तो आप उसको बोल सकते हैं वह उसका परमाणु संख्या है। या कुल प्रोटॉनों की संख्या अगर दी जा रही है तो उसको क्या बोला जाता है, परमाणु संख्या ही बोला जाता है। लेकिन अगर कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ के लिखी हुई है तो उसको क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या लिखेंगे। ठीक है, या कुल इलेक्ट्रॉन और कुल न्यूट्रॉन जोड़ के लिखे हैं तब भी आप उसको क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या ही कहेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ प्रोटॉन की जगह आप इलेक्ट्रॉन भी लिख दीजिए। ठीक है, प्रोटॉन की जगह क्या लिखिए, इलेक्ट्रॉन लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, अगर ये अभी ऑप्शन में होता तो वो भी सही हो जाता है ना। समझ रहे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, इसका आंसर हो जाएगा 3rd वन। और इनमें से कौन उपधातु है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक या ये सभी, या ये सभी। तो याद रखिएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये तीनों के तीनों उपधातु में आते हैं, मेटलॉइड्स में आते हैं। इनके पास इस तरह के गुण हैं जो कि धातु वाले भी हैं और अधातु वाले गुण भी रहते हैं इनके पास। ठीक है, तो ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं, ये सभी के सभी मेरे भैया उपधातु में आ जाते हैं, मेटलॉइड्स में आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात। बहुत से लोग सही आंसर कर रहे हैं और किसी को अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं जवाब दे रहा हूं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट 2 सवाल आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन 30 डिग्री ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं या पाया जाता है, एक भी आंसर हो सकता है। और 10वां सवाल है आपका, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे परमाणु साझेदारी के दौरान प्रदान करता है, उसको संयोजकता कहते हैं। सहसंयोजकता मतलब ये वैलेंसी, सहसंयोजकता का मतलब है कोवैलेंसी। ठीक है, संभारिक मतलब आइसोबार, आइसोबार कहेंगे। और समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोपी। तो ये ऊपर वाला बताइए कि इनमें से कौन पारा, सीजियम, गैलियम, इनमें से कौन 30 डिग्री तापमान पर क्या पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, तरल अवस्था में पाया जाएगा। तो बहुत से लोग तो पारा आंसर कर रहे हैं, जबकि आप याद रखिए गैलियम भी, सीजियम भी और पारा 30 डिग्री ताप पर, यही 25 डिग्री लिखता तो बात चेंज हो जाती, लेकिन यहाँ 30 डिग्री लिखा हुआ है, सामान्य रूम टेम्परेचर से हल्का सा ऊपर 5 डिग्री। तो ये सभी के सभी आपके किस में पाए जाएंगे, तरल अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं 25 डिग्री लिखा होता तो हो सकता है सिर्फ आंसर क्या होता, पारा होता, लेकिन यहाँ 30 डिग्री लिखा हुआ है, सामान्य ताप से 5 डिग्री और ज्यादा है। तो याद रखिएगा गैलियम, सीजियम और पारा तीनों के तीनों तरल अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है बात। अच्छा, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे परमाणु साझेदारी के दौरान प्रदान करता है, यहां कह रहा है देता है।
तो देता है तो याद रखिएगा, बहुत से लोग संयोजकता पे चले गए होंगे, इसका आंसर होगा सहसंयोजकता, कोवैलेंसी। अगर यही लिखता कि वह आदान प्रदान मतलब साझेदारी करता है, लेता भी है और देता भी है, तब आप बैलेंसी पर जाते हैं, संयोजकता पे। लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ देने की बात कही गई है, तो देने की बात अगर कही गई है तो देने वाली बात में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सहसंयोजकता, कोवैलेंसी की बात आएगी। लेकिन अगर यही कहता कि आदान प्रदान करता है, लेता और देता है, एक्सचेंज करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है, मतलब देता है लेता है, अगर दोनों बात करता है तब आप संयोजकता करते। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कह रहा है दे रहा है, तो उसके लिए क्या बात हो जाएगी, सहसंयोजकता। यहीं पर संभारिक के बारे में भी जान लीजिए। ऐसे एलिमेंट्स जिनका द्रव्यमान संख्या बराबर होता है उनको क्या बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनका आइसोटोप क्या होता है, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, परमाणु संख्या सेम होता है, वह क्या होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक हमेशा एक ही एलिमेंट के होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक हाइड्रोजन के ही रूप में रहेगा, ठीक है। जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इन सभी का आप सिंबल देखेंगे तो सब में हाइड्रोजन है, ठीक है, सब हाइड्रोजन के ही हैं। लेकिन संभारिक हमेशा एक का दूसरा होगा, कोई और एलिमेंट होगा, एक का, जैसे कैल्शियम का कोई और होगा, कैल्शियम का ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी एक तत्व के संभारिक नहीं होते हैं, अगर एक संभारिक है तो उसका दूसरा ही होगा। लेकिन समस्थानिक हमेशा एक ही के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक हाइड्रोजन का ही निकलेगा। क्लियर है बात, तो इसको याद रखिएगा आप। तो इसका आंसर हो गया सहसंयोजकता, ऊपर वाले का आंसर हो गया ये सभी। दो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। सोडियम बाइकार्बोनेट को और भी क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को और भी क्या कहते हैं, और इसका सूत्र आप लोग जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये आपको बताना है। CaOH का इस्तेमाल, जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बताना है। 12वीं सवाल है। और 11वीं सवाल है, सोडियम बाइकार्बोनेट को और भी क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। ढक्कन ही गिर रहा है यार, चलो जल्दी से आंसर करो। आप कहोगे कि सर आप खुद है ढक्कन है तो गिरेगा तो ही, जल्दी करिए। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, जो लोगों ने लिखा है सही लिखा है, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्लियर है, बेकिंग सोडा कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से भी कहा जाता है, खाने वाला सोडा आप कह लीजिए। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, गारा प्लास्टर के निर्माण में, एकदम सही बात है। ब्लीचिंग पाउडर के भी निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी उत्तर हैं, ठीक है, ये सभी के सभी उत्तर हैं। तो आपको केवल कुछ लोग इसका 1 आंसर कर रहे होंगे जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी की एसिडिटी जो है उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सूत्र CaOCl2 होता है। तो कैल्शियम है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर यह भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वें का सेकेंड पार्ट। आगे आइए, पीएच स्केल का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था, यह है, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, ठीक है ना, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, ठीक है ना, एलॉय, एलॉय कह रहा हूं, अयस्क मतलब ओर, किसका ओर है, जल्दी बताइए। और पीएच स्केल का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए आप लोग, मैं देख रहा हूं। और जितने लोग जुड़े हुए यार मेरे साथ,
वो सब आखिरी तक जुड़े रहो। मैं हर क्लास में यही बोलता हूँ, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव रिजल्ट में ही रहोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मुझसे पॉजिटिव चीज़ें ही ले जाने को मिलेंगी एग्जाम में, और सीधा फंसेंगी, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ ये बात, है ना। तो आइए जरा देखते हैं। तो पीएच स्केल का निर्माण यार जो बच्चे सोरेनसन कर रहे हैं एकदम सही है। सोरेनसन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका खोजा था, ठीक है ना। पीएच स्केल का इस्तेमाल आप सभी को पता है कि कौन सी चीज एसिड होती है, कौन सी बेस, मतलब अम्ल और क्षार में भेद बताने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर 7 के ऊपर रीडिंग आ रही है तो उसको आप क्षार में रखेंगे, और 7 के नीचे आ रही है तो आप उसको अम्ल की कैटेगरी में रखेंगे। और करेक्ट अगर 7 रीडिंग आती है तो वह याद रखें उदासीनता, न्यूट्रल जोन होता है, जो कि डिस्टिल्ड वाटर का मिलता है आपको, ठीक है ना। जैसे पानी है, एकदम साफ पानी है, तो वह उदासीन के क्षेत्र में आता है, उसका पीएच मान करेक्ट 7 होता है, ठीक है। अब जैसे रक्त का पीएच मान अगर आप देखेंगे तो हल्का बेसिक होता है, 7.4 होता है। लेकिन वहीं यूरिन की बात करेंगे तो हल्का सा उसमें आपको एसिडिटी देखने को मिल सकती है, उसका पीएच मान तकरीबन 6 से 6.5 के बीच में होता है। तो ये अलग अलग पदार्थों के अलग अलग पीएच मान होते हैं। अच्छा, और यह बताने के लिए कि कौन सी चीज़ अम्ल है और भस्म है, उसके लिए आप लिटमस पेपर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनको इंडिकेटर्स कहा जाता है, ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सी चीज़ अम्ल है, कौन सी चीज़ भस्म है, या कौन सी चीज़ आपकी उदासीन है, उसके बारे में यह बात करते हैं, ठीक है। रंग नहीं चेंज, उदासीनता के बारे में तो मान लीजिए नहीं सही से बोल पाते हैं वो, लेकिन अम्ल है कोई चीज़ या भस्म है कोई चीज़, उसके बारे में बता देते हैं। मैग्नेटाइट किसका है? इसका याद रखिएगा मैंगनीज का है। किसका है? मैंगनीज का है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैग्नीशियम का नहीं है, वह मैग्नेसाइट होता है। वह क्या होता है? मैग्नेसाइट होता है। मैग्नेसाइट होता है। मैग्नेसाइट होता है। मैग्नेसाइट, ठीक है ना। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। और मैग्नेटाइट यहाँ बोला है, मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट मैंगनीज का, और यहीं अगर मैग्नेसाइट लिखा होता तो वह किसका आंसर हो जाता? मैंगनीज का। तो इसका आंसर 2, तो 13वें का आंसर है सोरेनसन, और 14वें का आंसर जो होगा वह क्या होगा मेरे भैया? मैंगनीज होगा। क्या होगा मेरे भैया? मैंगनीज होगा, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट जो सवाल आपके स्क्रीन पर, कास्टिक सोडा का क्या सूत्र है? ठीक है, कास्टिक सोडा, धोने वाला सोडा आप ऐसे कह लीजिए, ठीक है। और ट्रिटियम किसका समस्थानिक है? ट्रिटियम, ठीक है, ट्रिटियम। ट्रिटियम किसका समस्थानिक है? ट्रिटियम बोला गया है। तो जल्दी से आंसर करिए, कास्टिक सोडा का क्या सूत्र है और 16वें का आंसर क्या होगा, ये आपने बताना है, ठीक है। जल्दी आंसर करें, मैं सबके कमेंट ही देख रहा हूं, है ना। जल्दी आंसर करिए इसका। सवाल को बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, हड़बड़ाहट मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी हड़बड़ाहट में चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के जवाब देना चाहिए हम लोगों को, चाहे वो क्लास हो, चाहे जीवन के किसी मोड़ पे आप खड़े हों, कहीं पर भी हों, हमें एक बार सोचना चाहिए, फिर अपना मुंह खोलना चाहिए, अपने हाथ खोलने चाहिए। मैं टाइप करने की यहाँ बात कर रहा हूँ, है ना। तो कास्टिक सोडा का भैया सूत्र है क्या? NaOH, ये धोने वाला सोडा भी इसको कहते हैं। कास्टिक सोडा जो है आपका धोने वाला सोडा है, वॉशिंग सोडा भी बोल लीजिए आप। बेकिंग सोडा आप पिछले देख चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है। क्लियर है बात? अच्छा, ट्रिटियम, तो याद रखिए ट्रिटियम का जो सूत्र है वो इस तरह से है, 3H1, ठीक है। ड्यूटेरियम 2H1 और प्रोटियम 1H1, ये इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। ये वाला क्या लिखा है? प्रोटियम, ये लिखा है ड्यूटेरियम, और ये लिखा है ट्रिटियम। तो ये किसके समस्थानिक आपको लग रहे हैं? ये सब के सब हाइड्रोजन के समस्थानिक है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जो समस्थानिक होते हैं तो एक का समस्थानिक वो उसी के, जैसे हाइड्रोजन है तो ये देखिए चाहे प्रोटियम हो, चाहे ड्यूटेरियम हो, चाहे ट्रिटियम हो, सब में हाइड्रोजन है, सब में हाइड्रोजन है, ठीक है। क्योंकि समस्थानिक वह होते हैं जिनका परमाणु संख्या सेम होता है। अगर आप एलिमेंट एक का समस्थानिक कोई और एलिमेंट कर दोगे, मान लो यह हाइड्रोजन है, इसका समस्थानिक मान लेते हैं, एक बात मान लेते हैं कैल्शियम है, तो ये बताओ
समस्थानिक फिर डेफिनेशन ही बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि समस्थानिक वह होते हैं जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब हाइड्रोजन का कैल्शियम कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की परमाणु संख्या अलग अलग है। हो सकता है ये दोनों का संभारिक हो जाए लेकिन समस्थानिक कभी नहीं होगा। समस्थानिक हमेशा एक ही एलिमेंट के होते हैं आपस में ही, जैसे 1H1 1H2 1, तो सब में हाइड्रोजन है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का है। और प्रोटियम ड्यूटेरियम भी अगर आपसे कल को पूछ ले कि यह किसके समस्थानिक है, तो यह भी हाइड्रोजन के ही समस्थानिक है। तो इसका आंसर हाइड्रोजन हो गया। और 15वें का आंसर हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कास्टिक सोडा है, जो कि कास्टिक सोडा या धोने वाला सोडा है। नेक्स्ट 2 सवाल आपके सामने। सबसे शुद्ध किस्म का लोहा है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में आयरन कौन सा है, जरा जल्दी बताइए कौन सा लोहा है। ये सब फैक्चुअल चीज है, ठीक है। और पैटिंसन विधि से किसका निर्माण किया जाता है, ये आपको बताना है। पैटिंसन विधि से किसका निर्माण किया जाता है ये बताइए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि एल्युमिनियम किस विधि से आप तैयार करते हैं, ठीक है ना। एल्युमिनियम किस विधि से आप तैयार करते हैं वो भी बताइएगा। तो फिलहाल पैटिंसन विधि से किसका निर्माण किया जा सकता है, हो सकता है एल्युमिनियम भी हो आंसर। जल्दी आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। सबसे शुद्ध किस्म का लोहा कौन सा है, यह आपको बताना है कि सबसे शुद्ध किस्म का लोहा मेरे भैया कौन सा होता है, ये आपको आंसर करना है। जल्दी से बिना देरी किए हुए जरा आप आंसर करिए, जल्दी आंसर करिए, है ना। मेरे साथ तैयारी करते रहो, कुछ छूटेगा नहीं यार, ठीक है। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया हुआ है कि आपको सिलेक्शन दिलाकर ही छोड़ेंगे, ठीक है। ये मेरी जिद है कि आपको उतना करा के मैं जाऊंगा कि यार कि कहीं से भी कुछ भी पूछने का प्रयास वो करें, आप किसी भी तरह से कमजोर ना पड़े। साइंस बहुत बड़ी है, उसको समेटना छोटे में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको ज्यादा कुछ मिल जाए, है ना। चलिए आगे आता हूं। सबसे शुद्ध किस्म का लोहा है, याद रखिएगा जो पिटवा लोहा होता है, देखिए ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात, यह 3 प्रकार के लोहे हैं। तो याद रखिएगा जो पिटवा होता है, पिटवा लोहा, वह रॉट आयरन जिसको कहते हैं, रॉट आयरन, ठीक है ना, रॉट आयरन, यह सबसे शुद्ध किस्म का लोहा होता है, ठीक है। इसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम पाया जाता है, ठीक है ना। इन तीनों में मिनिमम कार्बन कंटेंट इसमें पाया जाता है पिटवा लोहा में, ठीक है। और पैटिंसन विधि से किसका निर्माण किया जाता है, तो बहुत से लोगों को पता है, मैंने कराया हुआ है क्लास में ये चीज। पैटिंसन विधि से सिल्वर का निर्माण किया जाता है, Ag का, ठीक है ना। Ag, OG, लोजी, सुनोजी। तो पैटिंसन विधि का जो निर्माण है वह किसके लिए किया जाता है, पैटिंसन विधि से, सॉरी, पैटिंसन विधि से सिल्वर का निर्माण किया जाता है। और सरपेक विधि भी इस्तेमाल कर ली जाती है। इस्पात, यहां पर आप याद रखिएगा एक LD विधि आती है, ठीक है ना, LD विधि क्लोरीन वगैरह बनाने के लिए, है ना। मैंने पूरा एक क्लास कराया हुआ है इस चीज का, आप लोग जाकर के YouTube पे उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने पूरा एक एक विधि से किस किस से क्या क्या बनाया जाता है वो आपको देखने को मिल जाएगा उसमें, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। अम्ल, भस्म और क्षार जिसमें मैंने कराया है, शायद उसी क्लास में मैंने उसको डिस्कस भी किया है, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है किस में है, पर मैंने ये पूरा लिस्ट कराया हुआ कि किस विधि से किसका निर्माण किया जाता है। हाँ, मैंने उसमें कराया है, मिश्र धातुओं में कराया है, जाकर के आप उसको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर सिल्वर और इसका आंसर पिटवा लोहा, ठीक है। इसका आंसर पिटवा लोहा और इस वाले का क्या हो जाएगा, सिल्वर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आरसीसी का पूर्ण रूप है, घर वगैरह बनता है तो देखे होंगे, आरसीसी की जो ढलाई की जाती है उसका पूरा पूर्ण रूप क्या है, अंग्रेजी में ही लिखा है, आपको अंग्रेजी में इसका आंसर करना है। और जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो कि जर्मन सिल्वर है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यह आपको आंसर करना है, ठीक है। इन सबको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इन चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं,
ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए कि बार बार अगर मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं तो आपके याद रहने का और मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, जब ये चीजें आपको याद ही नहीं रह रही हैं तो। ठीक है, कोशिश किया करिए कि सब कुछ नोट कर लिया करिए, या समझ पाते हैं तो कई बार देख करके आप समझ लिया करिए। ठीक है, जो चीज पढ़ाई गई है क्लास में उसको आप जा करके देखें, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी ये चीजें, है ना। तो एक बार क्लासेस को उनको रिव्यू ले लोगे तो कुछ घटेगा नहीं, 2-4 क्वेश्चन सही ही करके आ जाओगे। तो आरसीसी का पूर्ण रूप जो है वो याद रखिएगा, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट होता है। जितने लोग, बहुत से लोग सही इसका आंसर कर रहे हैं, क्या होगा, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, यह इसका फुल फॉर्म होता है किसका मेरे भैया, आरसीसी का। और जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल याद रखिएगा बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में बेसिकली किया जाता है। जर्मन सिल्वर मुख्य रूप से बर्तन के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्रकार का एलॉय है, ठीक है ना, यह एक प्रकार का मिश्र धातु है जो कि बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। और यह आरसीसी आप समझ रहे हैं, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, ठीक है ना। कंक्रीट सीमेंट का जो पूरा मिक्सचर रहता है जिससे आजकल ढलाई होती है छत वगैरह की, बहुत मजबूत होता है और हाईवेज वगैरह के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है, उसका फुल फॉर्म है रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। तो याद रखिएगा इसका आरसीसी का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो जितने लोग ए आंसर कर रहे हैं इसका और इसका थर्ड आंसर कर रहे हैं वो बहुत ही सही आंसर कर रहे हैं। 21वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जरा देखें। परमाणु क्रमांक की खोज किस वैज्ञानिक ने बात की थी। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है मेरे भैया एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बहुत ध्यान से इत्मीनान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमने बात की हुई है क्लास में इस चीज के बारे में। और रेडियो सक्रिय किरणों की माप किससे की जाती है, ठीक है, ये आपके सामने दो सवाल हैं। दो सवाल, पहला सवाल है परमाणु क्रमांक की खोज किसने की, लॉर्ड रदरफोर्ड, मोज़ले, मेंडलीव या इनमें से कोई नहीं। और 22वां सवाल है आपके स्क्रीन पर, रेडियो सक्रिय किरणों की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है, कि नंबर ऑफ किरणों मतलब नंबर ऑफ वेव्स की काउंट कौन करता है, वो आपको इसमें से बताना है। स्पेक्ट्रोमीटर, गीगर मुलर काउंटर, मायोग्राम या इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर करें आप सभी लोग, जल्दी आंसर करिए भैया, ठीक है, जल्दी आंसर करिए। अब नहीं गिरेगा ढक्कन, परेशान मत हो। चलिए, तो परमाणु क्रमांक की जो खोज की थी एटॉमिक नंबर की, मोज़ले महोदय ने की थी और इन्होंने ही प्रथम आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और यह आधुनिक सारणी बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में तत्वों को रख करके बनाई गई थी। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के क्रम में तत्वों को सजा करके और पीरियोडिक टेबल का निर्माण करने वाले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करने वाले मोज़ले महोदय थे। और सर्वप्रथम अगर कहा जाए कि आवर्त सारणी का निर्माण, पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने किया था, मेंडलीव महोदय ने किया था। लेकिन इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु संख्या के ना आधार पर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के इस पे रखा था, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा था चीजों को। तो इस वजह से वह बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं था, लेकिन यह सही था। मोज़ले ने जो निर्माण, तो यहाँ खोज सवाल यह थे कि परमाणु क्रमांक की खोज किसने की, तो याद रखिएगा मोज़ले महोदय ने की। और रेडियो सक्रिय किरणें जो आपके अल्फा बीटा गामा है, बेसिकली अल्फा बीटा गामा, ठीक है, यह गीगर मुलर काउंटर से इनको मेजर किया जाता है। क्या नाम है, गीगर मुलर काउंटर। गीगर मुलर काउंटर, इस नाम को याद रखिएगा, एक दो एग्जाम्स में कई बार मतलब आया हुआ है कि किससे किरणों की माप की जाती है। तो याद रखिएगा उस यंत्र का नाम है गीगर मुलर काउंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। प्रथम रेडियो सक्रिय तत्व था, बहुत ध्यान से कान खड़े रख करके आंसर करिएगा। अभी तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है, खोज की जा चुकी है, याद रखिएगा, खोज की जा चुकी है। मानव द्वारा निर्मित की यहां बात नहीं की है, जिनको नेचुरली खोजा गया है वो बात की गई है। तो जरा आंसर करिए, ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको समझाया कि कहाँ आप गलती कर सकते हैं उसको ज्यादा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, उन चीजों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आंसर करिए सब लोग। अब आप लोग इतना यूज्ड टू हो गए हैं क्लास के कि बहुत बार वही सेम चीजें रिपीट करना फिर वो क्लास को लंबा करने वाला हो जाता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम सवालों को बढ़ा लिया करें, है ना। तो अभी फिलहाल तो आप थोड़ा सा अभी आप वो करिए, अभी तो 30-30 सवालें ही चलेंगी, लेकिन आप धड़ाधड़ आंसर करिए, है ना। जब मैंने उधर क्लासेस ली हुई थी तो उसके बाद मैंने 50-50 क्वेश्चन 1-1 घंटे में कराए हैं, समझ रहे हैं, बहुत तेज आंसर कराए हैं मैंने उसमें। लेकिन अभी यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, इस वजह से जो है थोड़ा सा समय लेकर के चलते हैं भाई, कि हर तरीके के बच्चे हैं वो जुड़े, है ना। चलिए, तो प्रथम कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जो था रेडियो सक्रिय तत्व, याद रखिएगा वो क्या था, फास्फोरस था, ठीक है। यूरेनियम या पोलोनियम पे मत चले जाइएगा, ठीक है। वो किसी पर्टिकुलर वैज्ञानिक ने पहले खोजा हो, बात अलग है, लेकिन जो प्रथम कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व था जो कि आर्टिफिशियल बनाया गया, वह क्या था, आपका फास्फोरस था, ठीक है, जो कि कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व था, प्रथम तो वह फास्फोरस था। और किसी को किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो या उसको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ सर ना आपने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है इस सवाल में, तो आप प्लीज जरूर उस कमेंट में लिख करके बताएं, मैं उसको जरूर देखूंगा और नेक्स्ट क्लास में उसको रेक्टिफाई कराऊंगा, ठीक है। या वही कमेंट में ही मैं रेक्टिफाई कर देता हूं। मैंने बोला ना कि इंसानों से गलतियां होती हैं, है ना, जो भगवान ही है उन्हीं से गलती नहीं होती है, बात आप ये जान लीजिए। अभी तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है, क्योंकि ये सब सवाल मैं खुद बनवाता हूं बैठ के, है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऑप्शन रखने में, सेट करने में दिमाग लगता है, कभी कभी आगे पीछे चीजें हो जाती हैं, लेकिन हमेशा नहीं होती हैं, है ना। तो अभी तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है, तो याद रखिएगा 118 बनाए गए हैं, वो बात अलग है, खोजे कितने गए हैं उसकी बात हुई है। तो उसके लिए यहाँ जो हम आंसर करेंगे वह क्या है, 118, ठीक है। 118 तत्वों की, एलिमेंट्स की अब तक खोज की जा चुकी है। और उससे पहले वाला जो सवाल है उसके लिए आंसर फास्फोरस था, जो कि रेडियो सक्रिय तत्व था, कृत्रिम, पहला आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव मटेरियल वाज व्हाट, फास्फोरस। और 24वें का आंसर है, खोज की जा चुकी है, उसका आंसर है 118, 118। तो जितने लोगों ने इसका आंसर 118 किया है, बहुत बढ़िया। दो सवाल आपके स्क्रीन पर फिर से, मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त धातु है। ये सवाल मैं यहां फिर से क्लियर करा रहा हूं, मैंने आप लोगों को कराई हुई है, आपको पता है बायोलॉजी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व, सर्वाधिक दूसरा प्राप्त एलिमेंट, है ना, ये सब कराया हुआ है मैंने। यहां पर आपको एक नई चीज और देखने को मिलेगी, न्यूट्रॉन पर वास्तविक आवेश कितना होता है, यह आपसे 26वां सवाल पूछा गया है। जल्दी आंसर करिए, जल्दी आंसर करिए, देखूं तो कितना तेज चल रहे हो तुम लोग, जल्दी आंसर करो इसका, ठीक है, फास्ट आंसर करो ताकि समझ में आए कि हाँ ठीक ठाक स्थिति में है आप, है ना। चलिए, तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त, यहां ध्यान से देखिएगा, धातु मेटल की बात की गई है। तो सबसे ज्यादा मेटल जो पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, प्राप्त धातु। लेकिन अगर सवाल यह होती कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त तत्व कौन है, तो वह होगा ऑक्सीजन। द्वितीय सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त तत्व कौन सा है, होता ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर धातु लिखा हुआ है, तो जब धातु की बात आ गई तो धातु एक अलग आ गया, कि मतलब इसमें अब ऑक्सीजन और
कार्बन तो नहीं आएंगे ना। तो धातु की बात की तो सर्वाधिक प्राप्त धातु कैल्शियम है। लेकिन अगर आपसे सीधा यही पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त तत्व एलिमेंट की सिर्फ बात की जाए तो वह क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। सेकेंड अबंडेंट एलिमेंट इन बॉडी वह हो जाएगा कार्बन, ठीक है ना, सेकेंड। थर्ड नाइट्रोजन। तो ये इस तरह से सीरीज है। कैल्शियम का नंबर उसमें बाद में आता है। लेकिन अगर धातु की बात आ गई तो सबसे ज्यादा शरीर में धातु की अगर बात करें तो वह क्या है? कैल्शियम ही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहां तक, जो अभी कंफ्यूजन चल रहा था लोगों को। ठीक है, न्यूट्रॉन पर वास्तविक आवेश क्या होता है? न्यूट्रॉन मेरे भैया न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और इसकी खोज जेम्स चैडविक महोदय ने की थी। ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसके ऊपर शून्य आवेश होता है। इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है? किस तरह का आवेश होता है? शून्य आवेश होता है। तो याद रखिएगा इसके ऊपर शून्य आवेश होता है। तो 25वें का आंसर हो गया कैल्शियम, क्योंकि यहाँ धातु बोला है और यहीं पर अगर तत्व लिखता है, एलिमेंट लिखता है तो उसके लिए ऑक्सीजन लिख देता। लेकिन अगर यहां पर धातु लिखा है तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, हालांकि कैल्शियम होता है, ठीक है, पर आंसर थर्ड है कैल्शियम। और न्यूट्रॉन पर वास्तविक आवेश कितना होता है? याद रखिएगा न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। तो जितने लोग 26वें का आंसर सी कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं, वो सही है। इनमें से किन्हें प्रथम पद्म विभूषण दिया गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और वह ईयर था 1954। किसको दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को, वल्लभ भाई पटेल जी को, सत्येंद्र नाथ बोस जी को, और या इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण का मतलब है कि एंटी पार्टिकल है। किसका एंटी पार्टिकल है? पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? तो जल्दी आइए, पिछली क्लास वगैरह में मैं कुछ चीज़ें इसके ऊपर बता चुका हूं। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। हमको बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, दिमाग नहीं लगाना चाहिए, है ना। खचड़ फचड़ हो जाती हैं चीज़ें तो दिक्कत होती है। तो ज़रा जल्दी से 27वें का आंसर करिए आप सभी लोग मेरे भैया, जल्दी से आंसर करें, देखना चाह रहा हूँ मैं क्या हिसाब किताब है आप सभी के। तो किन्हें पद्म विभूषण दिया गया? सत्येंद्र नाथ बोस जी को दिया गया 1954 में। और याद रखिएगा यही पहले व्यक्ति थे जिनको दिया गया, और यहीं से पद्म विभूषण की शुरुआत होती है। बोसॉन, आपने एक बोसॉन पार्टिकल का नाम सुना होगा। बोसॉन एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, जो कि इन्हीं के नाम पर रखा गया है, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने मिल करके उसको खोजा था। तो वो बोसॉन पार्टिकल के नाम पर, बोस के नाम पर ही बोसॉन रख दिया गया है। और 1954 में सत्येंद्र नाथ बोस जी को क्या दिया गया? पद्म विभूषण से नवाजा गया। और यहीं से पद्म विभूषण देने की शुरुआत हुई 1954 में। ठीक है, तो यहाँ दो साइंस की चीजें थी, इस वजह से मैंने यहाँ इस क्वेश्चन को रखा था। अब पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो याद रखिएगा पॉजिट्रॉन जो होता है यार, वह क्या होता है? वह जो है एंटी पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अपने अपने पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स होते हैं। अभी कुछ के खोजे जा पाए और कुछ की खोज अभी जारी है। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे न्यूट्रिनो है, तो न्यूट्रिनो एक पार्टिकल खोजा गया है, उसका एंटी जो है वह है एंटी न्यूट्रिनो। तो जैसे नॉर्थ का एंटी साउथ, तो इस तरह से जो चीजें हैं, पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज, तो बैलेंस करने के लिए कण है तो उसका प्रतिकरण होना जरूरी है। ठीक है, देवता है तो राक्षस भी है, क्या करेंगे, है ना। तो इनमें से 27वें का आंसर हो गया सत्येंद्र नाथ बोस। और पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो उसका आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो सवाल आपके स्क्रीन पर। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहले किसने दिया? ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ना इसके पीछे की बहुत कहानी आपको जाननी है। सिरका और बेकिंग सोडा का जब रिएक्शन कराएंगे आप, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा ये जरा आंसर करके बताइए। ठीक है, जल्दी आंसर करिए आप सभी लोग कि जब सिरका, विनेगर, ठीक है, CH3COOH और बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा का जब आप क्या काम करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा? जल्दी आंसर करिए।
आंसर करिए सब लोग, धड़ाधड़ आंसर करिए। चलिए, तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन याद रखिएगा जॉन डाल्टन महोदय ने किया था। महर्षि कर्णाद पे मत चले जाइएगा, ठीक है ना। उन्होंने परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। लेकिन जो परमाणु सिद्धांत था वह किसने दिया था? जॉन डाल्टन महोदय ने दिया था। तो इनको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जे थॉमसन आपको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जाने जाते हैं। जेम्स चैडविक किसके लिए जाने जाते हैं? आपके न्यूट्रॉन की खोज के लिए जाने जाते हैं। सिरका और बेकिंग सोडा का जब आप रिएक्शन कराएंगे, विनेगर और किसका? बेकिंग सोडा का, खाने वाला जो सोडा है, तो वहां से गैस निकलती है, वह निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप सूत्र लिख करके देखेंगे, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का अगर आप सूत्र देखेंगे, अभी देखिए अभी क्लास जो चली हुई है, ठीक है, बेकिंग सोडा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये सवाल, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉरी, उसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। जब आप उसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, जब आप उसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? सिरके के साथ, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है बात। तो यहाँ पर क्लास का ये आज एंड होता है। केमिस्ट्री की दूसरी क्लास थी। कल आपको फिजिक्स मिलेगी। ये सीरीज देखिए कितनी अच्छी चल रही है, लाइन बाय लाइन। अब आप लोग सपोर्ट करेंगे यार तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलाऊंगा तो है ही, अब नहीं भी करेंगे तो यार अब उसमें कुछ नहीं कर सकता ना, है ना। पर आप लोग से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और काम ही आएगी आपके। तो आपने ये देख लिया इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस जनरली इस तरह के डिज़ाइन किए हुए मिलते नहीं हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन डिज़ाइन, क्योंकि इनको हाँ हो सकता है कि इक्का दुक्का चीज़ें भाई वो तो रहती हैं, वो तो बनाने वाला कहीं ना कहीं मैच करता ही है ना। तो याद रखिए कि इसको जो है बैठ करके डिज़ाइन कराता हूँ और ताकि और उस हिसाब से कराता हूँ कि आपके एग्जाम में फंसे। एग्जामिनर किस तरह से आपको सवाल पूछ सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। इस वजह से सीरीज से सवाल फंसते हैं। और जिन लोगों को कुछ चेक करना हो, अगर उनको चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि मेरा 100 का धमाका सीरीज पूरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, उसकी डेट देख लीजिएगा। इसके बाद जो आगे एग्जाम्स हुए हैं, जैसे अगर मैं आपको बिहार PCS की ही बात करूं तो आप उसको जा करके देख लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चंस को छोड़ करके आपको सब उसमें मिल जाएगा जो मैंने वहां पे सवाल कराए हुए हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा नहीं है, एक तो हमारे दिमाग में भी चलता है वो किस तरह से पूछते हैं, है ना, क्या पूछ सकते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और सवालों को मैंने इतना कराया हुआ है तो आपको उसको जानना चाहिए, है ना। आप देखेंगे तो वहाँ काफ़ी कुछ उसमें एग्जाम्स में फंसते हुए मिलते हैं, है ना। तो आपको ये कहेगा सर पेपर आउट करा दिए, अरे भैया एक अंदाज़ा होती हैं चीज़ों का, वो नोट से फंसती हैं चीज़ें, वही सब चीज़ तो आएगी, अलग से चीज़ थोड़ी आ जाएगी, पैदा थोड़ी कर देंगे वो, है ना। तो ये बातें रहती हैं। तो आप जा करके उन लेक्चर्स को देखें और समझें, तब जा करके आपको कुछ फायदा होगा आगे, ठीक है। तो आप लोग इतनी देर जुड़े रहे मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोगों का मैं जवाब दे सकता था वहां पे मैंने दिया है जवाब। और किसी के अगर पर्सनल क्वेरीज हो तो नंबर भाई अब बात थी आपको दे ही दिया है। अगर किसी को कुछ डिमांड हो कि सर ऐसा 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 करा दीजिए, ये वो करा दीजिए, तो नंबर है, आप कॉल करेंगे, अगर मैं अवेलेबल रहूँगा तो आपको मिल जाऊँगा उस पर, ठीक है। मेरी बात वो करा देंगे स्टाफ आपसे। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं एंड करेंगे यार हम। सुपर टेट और यूपी टेट के एडमिशन्स ऑन है, आप लोग बढ़ चढ़ के उसमें जिसको ज़रूरत हो हिस्सा लें, और बहुत ही उम्दा तरीके से उसमें क्लासेस चल रही हैं, आपके बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। तो यार चलिए आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, कल मिलेंगे आपसे फिजिक्स के सेक्शन में, ठीक है। और याद रखिएगा सीरीज आने वाली है टू द पॉइंट 26 जनवरी 11 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।